नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध मार्च निकाल रही हैं। जादवपुर से हजारा मोड़ तक बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही हैं। आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड का विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी पार्टी का डेटा चोरी किया। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने भी गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया। हालांकि उन्हें फिर वहां से हटाया गया तो फिर संसद मार्ग थाने के बाहर जाकर जमकर बैठ गए। वहां पर भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला। सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला चूंकि अब कोर्ट में जा चुका है। हालांकि आज बहुत ज्यादा भीड़ रही, बहुत अव्यवस्था का माहौल रहा। इसके चलते अब ये पूरा मामला 14 जनवरी को सुना जाएगा हाई कोर्ट में। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च निकालते हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विरोध मार्च कर रही हैं, आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं। लेकिन एक विरोध लगातार ईरान में हो रहा है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हो रहा है और वहां के जेनजी कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से हिंसा की आग में ईरान जल रहा है। प्रदर्शनकारियों का सड़कों पर कब्जा है। खामेनेई की पुलिस आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर लेबनान पहुंचे हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अपने परिवार के साथ बेरूत पहुंचे हैं। उनकी पत्नी, दोनों बेटी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को लेबनान पहुंचा दिया ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सकें। रजा पहलवी की अपील के बाद कल ईरान में जबरदस्त हिंसा हुई। तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। खामेनेई को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आखिर वो कहां हैं? क्या खामेनेई B2B बॉम्बर के डर से किसी सेफ बंकर में छिप गए हैं? क्या खामेनेई का हाल भी मादरू जैसा होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में जेनजी का प्रोटेस्ट और हुआ उग्र। ईरान के 100 शहरों में हिंसा और प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, अब तक 45 की मौत। खामेनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। खामेनेई के पास अब कितना वक्त? ईरान में खामेनेई के खिलाफ जेनजी का आंदोलन और उग्र हो गया है। ईरान के हालात और खराब हो गए। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा रहे हैं। खामेनेई की तानाशाही को खत्म करने की शपथ ले रहे हैं। खामेनेई की पुलिस को रोकने के लिए सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है। राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग में आग लगा दी।
इसके बाद पूरी बिल्डिंग धू-धू कर जल गई। खामेनेई हुकूमत के खिलाफ उठा ये विद्रोह 12वें दिन उस वक्त और ज्यादा उग्र हो गया जब रेजा पहलवी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। इसके बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने रश्त शहर में तोड़फोड़ और आगजनी की। खामेनेई की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। पुलिस चौकी में रखे हथियारों को लूट लिया। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया। प्रदर्शनकारी हर हाल में खामेनेई की तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज की जगह उस फ्लैग को लगाया जा रहा है जो कभी शाह का हुआ करता था, जिस पर शेर और सूर्य का निशान बना हुआ है। ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। तेहरान की सड़कों पर हर तरफ आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी है। वो भी रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। खामेनेई सरकार प्रदर्शन को डिरेल करने की हर कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जा रही है, सामने से गोली मारी जा रही है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक हिंसा में अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2270 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ईरान की खामेनेई सरकार को चैलेंज कर रही है। महिला के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन वो कह रही हैं कि वो इस सरकार से नहीं डरती हैं। ईरान में शहर शहर खून खराबा हो रहा है। पिछले 12 दिनों से ईरान जल रहा है। ईरान में ये प्रदर्शन बेतहाशा बढ़ती महंगाई की वजह से शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरती कीमत ने आग में घी का काम किया, क्योंकि 46 साल की तानाशाही के खिलाफ लोगों में पहले से गुस्सा था और खामेनेई की तानाशाही नीतियों ने इसमें और हवा दे दी। अब प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए खामेनेई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। Reza Pahlavi had called for demonstrators to shout from their homes or to go out on the streets to show their support for a change of government there. And what witnesses in Tehran saw were thousands of people on the street, as well as people chanting "Death to the Islamic Republic," "Death to the dictator," and other chants in support of the Shah. Now, it remains unclear just how much support Pahlavi actually has. There's a lot of demonstrators who are very young and don't remember what life was like under the Shah prior to the 1979 Islamic Revolution. The Iranian government is apparently starting to disrupt the internet there. They haven't cracked down all the way on these demonstrations, allowing them to continue. 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कारज, शिराज, बोरजेड, करमेनशाह, कोम, मशहद, इलाम होता हुआ 31 प्रोविंस के 111 शहरों तक फैल चुका है। हर तरफ खामेनेई गद्दी छोड़ो और रेजी पहलवा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंसा और आगजनी हो रही है। ईरान के बुशहर का मंजर है। प्रदर्शनकारियों की आवाज को चलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर गोली चलाती नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए विद्रोह की इस आग को दबाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं।
सवाल यह है कि क्या अब पब्लिक खामेनेई को तख्त से हटाकर ही मानेगी? क्या आने वाले दिनों में ईरान के अंदर फुल फ्लेश्ड सिविल वॉर छिड़ेगी? क्या विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी रिजीम नरसंहार करेगी? क्या इस उग्र प्रदर्शन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने का बहाना दे दिया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है, तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं। अमेरिका ने खामेनेई को साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा तो उसका हाल भी माधुरो जैसा ही होगा। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems. And as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple. अमेरिका भले ही खामेनेई को धमकी दे रहा है, मादुरो जैसा हाल करने का डर दिखा रहा है, लेकिन खामेनेई भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। ईरान ने भी 2 टूक शब्दों में ट्रंप को जवाब दे दिया है कि वो किसी भी जंग के लिए तैयार है। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल आपसी हितों और सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए। पिछले 1 साल में इज़राइल द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और इसने अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। लेबनान की मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित लेबनानी अधिकारियों के साथ इस चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करना है। ईरान में 47 साल बाद इस्लामिक शासन को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। निर्वासित प्रिंस रेजा शाह पहलवी ईरान वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के अंदर शाह समर्थक सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी तेज होती जा रही है। बोजनर्ड से लेकर बंदर अब्बास तक विद्रोह की आग इस्लामी हुकूमत को डरा रही है। ईरानी सरकार अब विद्रोहियों को कुचलने में जुट गई है। लोर्डिगन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बल प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच कम्युनिकेशन को तोड़ा जाए, आंदोलन को कुचला जाए। इस बीच रेजा पहलवी ने एक बार फिर ईरान की जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर उतरे। मैं आप में से हर एक व्यक्ति पर गर्व करता हूँ जिन्होंने गुरुवार की रात को पूरे ईरान की सड़कों पर कब्जा कर लिया। आपने देखा कि बड़ी भीड़ की वजह से दमनकारी बल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मैं आप लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि और ज्यादा संख्या में जुटें और आंदोलन को और बड़ा बनाएं ताकि तानाशाही शासन के दमन को खत्म किया जा सके। मैं नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि वे कोशिश करें कि भीड़ के अलग अलग रास्ते और एक दूसरे से जुड़े ताकि आंदोलन बड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि इंटरनेट और संचार साधन कट जाने के बावजूद आप सड़कें नहीं छोड़ेंगे। यकीन रखें कि जीत आपकी ही होगी। दरअसल ईरान भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। खामेनेई की कट्टरपंथी नीतियों से लोगों में गुस्सा है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने ठान लिया है कि जब तक खामेनेई की विदाई नहीं होगी,
तब तक ईरान में शांति नहीं आएगी। ईरान प्रदर्शन की आग में चल रहा है। ट्रंप ईरान पर हमले की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनके खुद के देश में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के नारे भी तो लग रहे हैं। अमेरिका की पब्लिक का आक्रोश शहर शहर सड़कों पर नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन डीसी, डलास से लेकर पोर्टलैंड तक हर तरफ ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर है। 37 साल की महिला रेनी निकोल गुट की हत्या के बाद अमेरिका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये प्रोटेस्ट कुछ ही दिनों के अंदर थम जाएगा, या ट्रंप के लिए ये एक मुसीबत का सिर्फ ट्रेलर है? पिक्चर अभी बाकी है, समझिए इस रिपोर्ट से। ट्रंप को एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका में शहर शहर ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल। No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. महिला की मौत से कैसे जल उठा यूएस का मिनियापोलिस। तीन बच्चों की मां की हत्या, पब्लिक लेगी ट्रंप से बदला। ये अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक न्यूयॉर्क की पब्लिक का ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है। कड़ाके की ठंड के बीच सैकड़ों लोग इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां बीच चौराहे पर प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ICE को बंद करने की मांग उठ रही है। Shut it down! 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 ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और 37 साल की महिला रेनी निकोल गुट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की आग अमेरिका के कई शहरों तक फैल गई है। मिनियापोलिस की सड़कों पर पब्लिक का सबसे ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। फिलाडेल्फिया में भी लोग ट्रंप के खिलाफ नारों के साथ निकोल गुट के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पोर्टलैंड में भी ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठ रही है। सभी ICE को शटडाउन यानी बंद करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियापोलिस में जमकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेपर स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। हालात बिगड़ने के बाद मिनियापोलिस में 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। अब तक 1500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिर ट्रंप के खिलाफ अचानक से पब्लिक सड़कों पर क्यों उतर आई है? आखिर ट्रंप की कौन सी नीति उनके लिए अब मुसीबत बनने जा रही है? दरअसल अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में यूएस इमिग्रेशन एजेंट ने 37 साल की एक महिला को गोली मार दी। रेनी निकोल गुट 3 बच्चों की मां थी और हाल ही में मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी। सरकार का दावा है कि रेनी ने एक एजेंट को कुचलने की कोशिश की थी। ट्रंप के मुताबिक एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। महिला को गोली मारते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोग विरोध करने लगे। You cut butter in face. You killed neighbor. How do you show up to work every day? How do you do this every day? You're killing my neighbors. You're stealing my neighbors. What the man? This guy has a gun. They're firing guns. You made a crime scene. You shot someone. दिन दहाड़े एक महिला को ICE एजेंट ने गोली मार दी। इसका वीडियो सबूत भी सामने आया। इसके बावजूद ट्रंप की टीम उनका बचाव करती नजर आ रही है।
Well, being part of the network doesn't justify being shot, but ramming an ICE officer with your car, that's what justifies being shot. It's not a good thing, by the way, but when you force somebody to engage in self-defense, it's almost a preposterous question. I'm not saying that funding some of this stuff justifies capital punishment. Nobody would suggest that. The reason this woman is dead is because she tried to ram somebody with her car and that guy acted in self-defense. That is why she lost her life, and that is the tragedy. But it should sure as hell earn you a few years in prison if you're funding the effort to try to assault our law enforcement officers. I'm sorry, guys. What's going on here? You guys are meant to report the truth. How have you let yourself become agents of propaganda of a radical fringe that's making it harder for us to enforce our laws? You just asked me a question that presumed that the reason why this woman died is because she was engaged in legitimate protest. She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. अमेरिका में शहर शहर आईसीई को बाहर करने की मांग उठ रही है। एक महिला की हत्या के बाद से अमेरिका में शहर शहर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अब तो प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार को गिराने तक के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप को अमेरिका की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। Topple this regime. Do you understand that? Topple this regime. Do you understand that? मिनियोपोलिस में जिस तरह से 37 साल की महिला को सरेआम गोली मारी गई, इससे न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी को ट्रंप को घेरने का एक और मौका मिल गया। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. अमेरिका में जिस आईसीई को बंद करने की मांग हो रही है, जिस आईसीई के खिलाफ अमेरिका में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आईसीई आखिर काम क्या करती है, किसके ऑर्डर फॉलो करती है, वो जानना भी जरूरी है। आईसीई अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसे 2003 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद बनाया गया था। अमेरिका में इमिग्रेशन और सीमा सुरक्षा कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है। इसके 2 विभाग हैं। पहला होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जिसका काम ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से लेकर साइबर क्राइम की जांच करना है। वहीं दूसरा इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस है, जो अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें डिपोर्ट करने का काम करता है। आईसीई पहली बार विवादों में नहीं आई है। इससे पहले भी इस एजेंसी को बंद करने के लिए अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं। साल 2018 में ट्रंप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद एजेंसी पर आरोप लगा कि वो छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर रही है। साथ ही क्रूरता के आरोप भी लगे। लोग ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि वो इस एजेंसी का इस्तेमाल अप्रवासी समुदाय में डर पैदा करने के लिए एक हथियार के तौर पर करते हैं। आज करीब करीब अमेरिका के हर बड़े शहर में आईसीई के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है। नारेबाजी हो रही है, ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंकने के नारे लग रहे हैं। तो क्या ऐसे में ट्रंप आईसीई को बंद करेंगे? क्या अमेरिका में आईसीई पर बैन लगेगा? दरअसल आईसीई को लेकर ट्रंप सरकार लगातार दलील देती रहती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस एजेंसी को खत्म करने से अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और क्राइम रेट तेजी से बढ़ जाएगा। उनका तर्क है कि यही एजेंसी देश से अपराधियों और गलत इरादे से आए लोगों की पहचान करती है और उन्हें बाहर करने का काम करती है। ट्रंप की नीति अब उनके गले की फांस बन गई है। पब्लिक का गुस्सा देख ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, लेकिन जिस तरह एक महिला को सरेआम गोली मारी गई, वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्यशैली पर बड़े सवाल जरूर उठाती है।
अमेरिका के बाद अब बात होगी रूस और यूक्रेन के जंग की। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के जिस बैलिस्टिक मिसाइल से नाटो समेत पूरा यूरोप खौफ खाता है, उसी मिसाइल से रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। पुतिन ने इस बार राजधानी कीव के साथ ही ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर घातक हमला किया। रूसी हमले से कैसे पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में तबाही हुई। आधी रात को ऑर्शनिक मिसाइल का वॉरहेड जब अपने टारगेट पर फटा तो कैसे कोहराम मचा, समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की का होम टाउन दहला। घातक ओरेश्विक मिसाइल से अटैक, लवीव समेत पूरे यूक्रेन में दहशत। कीव में भी ड्रोन मिसाइल से तबाही, पूरे यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। 1415 दिनों से जारी भीषण जंग में अब घातक मिसाइलें बरस रही हैं। रूस के मिसाइल अटैक की गड़गड़ाहट से एक बार फिर पश्चिमी यूक्रेन दहल उठा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव इलाके को निशाना बनाया। हमला रूस की नई और बेहद ताकतवर ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। लवीव के क्रीवी रेही कस्बे पर यह अटैक हुआ, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन भी है। रूस ने लवीव क्षेत्र के कई अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। यह हमला नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट करके किया गया। हमले में गैस स्टोरेज समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। हमले के दौरान पूरे इलाके में बिजली जैसी तेज रोशनी दिखी। इसके तुरंत बाद कई जोरदार विस्फोट हुए। रूसी हमले के दौरान आने वाले हाइपरसोनिक वॉरहेड्स जैसी कई चमकीली हरी लकीरें दिखाई दे रही हैं। रूसी सेना ने यह हमला बीती रात को 12:15 बजे के आसपास किया है, जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही हुई है। रूस के इस हमले के बाद देश भर में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। कीव में अमेरिकी दूतावास ने भी एयर स्ट्राइक की चेतावनी दी है। रूस ने दूसरी बार यूक्रेन के खिलाफ अपने खतरनाक ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इससे पहले नवंबर 2024 में रूसी सेना ने द्नीप्रो शहर में इस मिसाइल से तबाही मचाई थी। रूस ने जिस ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ओरेश्निक मिसाइल रूस की नई पीढ़ी की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कापुस्टिन यार से संचालित किया जाता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है। यही वजह है कि इसे जोरदार एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। इसे न्यूक्लियर क्षमता वाले वॉरहेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओरेश्निक मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है। मतलब यह है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए कई वॉरहेड ले जा सकती है। यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस तरह की मिसाइल को रोकने के लिए उसके पास कोई प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है।
लवीव पर हमले से कुछ घंटे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस एक और बड़ा हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने ऐसे विनाशकारी हमले रोकने के लिए मॉस्को पर दबाव बनाने की अपील की है। हमारा मानना है कि इसका समाधान केवल दबाव से ही हो सकता है। रूस पर पर्याप्त मात्रा में दबाव बनाना होगा। फिलहाल रूस कूटनीति से ज्यादा विंटर पर दाव लगा रहा है। अमेरिका के साथ काम करने और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौते करने के बजाय हमारी एनर्जी सिस्टम पर मिसाइल दाग रहा है। इसे रूस पर दबाव डालकर और यूक्रेन को समर्थन देकर बदलना ही होगा। लवीव के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और शाही ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रूस विशेष रूप से कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। काला सागर से कीव तक कलिब क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले में 2 थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसके साथ ही कई स्कंदर मिसाइलों से भी इन्हीं पावर प्लांट्स पर हमले किए गए। इससे पहले 200 से ज्यादा शाही ड्रोनों से हमले हुए थे। बड़े पैमाने पर हो रहे इन हमलों से कीव समेत पूरे यूक्रेन की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। एक और यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क की हैं। रूसी सेना की तोपें दनादन आग के गोले उगल रही हैं। तोप के गोले जब यूक्रेनी गढ़ में गिरते हैं तो वहां आग के शोले उठ रहे हैं। भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र के ब्रास्के बस्ती पर कब्जे का दावा किया है। रूसी हमलों से निप्रोपेट्रोवस्क के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है। इलाके में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। करीब 4 साल से चल रहे युद्ध में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा किया है। रूसी सेना ने अब तक उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क, सिवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारियोपोल पर भी रूसी सेना का कंट्रोल है, जबकि सूमी, खार्किव, खेरसॉन, निप्रोपेट्रोवस्क और जापोरिजिया सहित कई मोर्चों पर रूसी सेना आक्रामक अभियान जारी रखे हुए है। ये तस्वीरें यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके की है। रूसी तोपखानों से यूक्रेनी गढ़ पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। रॉकेट्स और एरियल गाइडेड बमों से यूक्रेनी किले को ध्वस्त किया जा रहा है।